नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे या जानेंगे जो पुराना से पुराना बहुत पुराना केवाला होता है, उसका अगर दाखिल खारिज आप लोग नहीं करवाए हैं तो उसका दाखिल खारिज हम कैसे करवाएं। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही खास है। चाहे यहाँ पे कमेंट का कार्य कर रहे हैं तो भी, या आप अपने नॉलेज के लिए देख रहे हैं तो भी, ये वीडियो हर एक आदमी के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी दिया जाए वो सब कुछ आप आसानी से जानकारी हासिल कर सके और इस जानकारी को फॉलो करके आप आसानी से दाखिल खारिज करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग अमीन का कोर्स शुरू से करना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब पे ही एक दूसरा चैनल है, सर्वे ज्ञान, SARVE सर्वे ज्ञान। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लाइन बाय लाइन अमीन का कोर्स का वीडियो डाला जा रहा है और ये वीडियो आपको कल से सुबह 6 बजे अपलोड होगा सर्वे ज्ञान वाला चैनल पे। और इस चैनल पे जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लगभग आपको 5 से लेकर 5:30 के बीच में इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दिया जाए वो सब आप आसानी से हासिल कर सके। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो नोटिफिकेशन के ज़रिए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पुराना से पुराना केवाला का हम दाखिल खारिज कैसे करवाएं। तो एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, केवाला आप जब पढ़ते होंगे तो केवाला कैसे पढ़ा जाता है, इसका वीडियो डाला हुआ है ऑलरेडी हमारे चैनल पे। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको केवाला पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है। तो उस केवाला में जहाँ पे खाता खसरा लिखा रहता है तो वहाँ पे एक चीज़ सबसे पहले आपको क्या क्या करना है, उसके लिए कागज़ क्या क्या ज़रूरी आपको करना है, सब आपको हम पहले ये बता रहे हैं। तो उस पर सबसे पहले तो आपको पेपर क्या लगेगा ये हम देख लीजिए। सबसे पहले केवाला लगेगा, ठीक है, केवाला लगेगा। उसके बाद आपको विक्रेता का जमाबंदी नंबर, ठीक, ये 2 चीज़ आपको मेन हो गया। ठीक। तो अब प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझिए जो क्या चीज़ उसमें ज़रूरी होता है और क्या क्या सब कैसे होता है। तो पुराना केवाला जब देखते होंगे तो उसमें देखते होंगे खाता नंबर। सबसे पहले यहाँ समझ लीजिए, खाता नंबर और खेसरा नंबर, ये दोनों क्या रहता है, आपको पुराना दिया रहता है। ठीक है। बहुत सारे ऐसा केवाला है जिस पे आपको पुराना खाता, मान लीजिए पुराना खाता हो गया 10 और खेसरा हो गया मान लीजिए 1260, ये पुराना दिया हुआ है। अब देखिए दाखिल खारिज जो करता है, जमाबंदी जब अप्लाई करते हैं दाखिल खारिज के लिए तो पुराना पे नहीं करता है, नया पे करता है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पुराना से आपको अप्लाई नहीं करना है। ठीक, ये पुराना नंबर से आपको अप्लाई नहीं करना है, आपको इसका नया नंबर चाहिए। तो नया नंबर कैसे होगा, तो आप किसी अमीन को पकड़ लीजिए, अमीन को साथ में लेके जाइए, उसको दिखाइए जो भाई ये हमारा केवाला है। तो ये इस केवाला पे 1260 हमारा क्या है, पुराना खेसरा नंबर है। ठीक। अब इसका नया खेसरा नंबर कौन सा बना है, ठीक है, इसका नया खेसरा नंबर कौन सा बना है, जो नया खेसरा नंबर बना है वो नया खेसरा नंबर आप अमीन साहब से जाके ले लीजिए। यहाँ पे कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, जो मान लीजिए एक खेसरा है 1260, ठीक है, एक खेसरा है पुराना 1260। अब इससे जो नया खेसरा बन गया वो समझिए 987, 988, 989 और 990, ये इससे 4 खेसरा बन गया है। अब आप किसी अमीन साहब से पूछिएगा तो जब तक क्या है, जो अगर घर पे वो बताएंगे तो सीधा आपको दे देंगे जो भाई ये चारों का चारों नक्शा आपको इस नंबर से बना है। तो अब इस नंबर में एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, आपका एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, तो इसका सीधा सरल उपाय है, जो सबसे पहले आप अमीन साहब को खेत पे ले जाइए और दिखाइए जो इस चारों में से आपका पोजीशन कौन सा है, जिस नंबर पे है पोजीशन कौन सा है, वो आपका नंबर निकाल के दे देगा। दूसरा स्थिति में क्या होता है, जो आप इस चार जो खेसरा बना है चारों का खतियान चेक कर लीजिए। रिविजनल सर्वे का जो खतियान है वो चारों का खतियान चेक कर लीजिए। देखिए वीडियो
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो का आप ढंग से प्रोसेस बाय प्रोसेस समझ जाइएगा तो दाखिल खारिज करवाना कोई भारी बात नहीं है। वैसे उल्टा पुल्टा आप लोग अप्लाई करके दे देते हैं, इसके लिए क्या हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब क्या है, जो एक बार अगर रिजेक्ट हो गया सीईओ साहब के पास से, तो आपको डायरेक्ट डीसीएलआर के पास जाके केस करना होता है, तभी जाके वो दाखिल खारिज फाइनल होता है। इसके लिए इस वीडियो को प्रॉपर पूरा ढंग से देखिए, एक एक करके देखिए, ताकि इसमें सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो पहला तो हुआ जो आप अमीन साहब को लेके जाइए और जाके खेत दिखा दीजिए जो आपका एग्जैक्ट नंबर कौन सा है, ठीक है। और दूसरा नंबर की दूसरा प्रोसेस क्या है, जो इस सब का रिविजनल सर्वे, यानी रिविजनल सर्वे बोले तो आप लोग बोल चाल के भाषा में बोलते हैं नया सर्वे, ठीक है। रिविजनल सर्वे का खतियान चेक कर लीजिए, रिविजनल सर्वे का खतियान चेक कर लीजिए। जो चारों में से कौन सा ऐसा ज़मीन है जो आपका जो ज़मीन बेचा है, जो ज़मीन आपके केवाला पे जो विक्रेता है, जो ज़मीन आपका विक्रेता है वो कौन से नंबर से मैच कर रहा है, ठीक। तो आप जाके चारों रिविजनल सर्वे का खतियान चेक कीजिएगा। तो या तो जो विक्रेता होगा उनके नाम से ये ज़मीन होगा, या उनके पूर्वज के नाम से होगा, तो या उनके अभी जो आपका बेचा होगा उनके लड़का बच्चा यानी वंश का कोई होगा, उनके पूर्वज से खतियान होगा, या नहीं तो आप लोग उसका केवाला का जो चौथा कॉलम पढ़िएगा। चौथा कॉलम जिस केवाला को आप लोग देख रहे हैं, जिसमें एराजी मवाजी यानी रकबा लिखा रहता है, जो कितना ज़मीन आपको लिखा है, चौथा कॉलम केवाला का चौथा कॉलम होता है, ठीक है। उस कॉलम में पढ़िएगा तो पता उसमें लिखा रहता है जो ये ज़मीन विक्रेता है उनको कहाँ से प्राप्त है, चौथा कॉलम में। तो या तो विक्रेता के नाम से होगा खतियान, या विक्रेता के पूर्वज के नाम से होगा। अगर या तो विक्रेता या विक्रेता के पूर्वज में से किन्हीं के नाम से नहीं है, तो केवाला का जब चौथा कॉलम पढ़िएगा तो उसमें चौथा कॉलम के लास्ट में दिया रहता है जो ये ज़मीन उनको कहाँ से प्राप्त है, वहाँ से चारों में से किसी न किसी नंबर एक मैच कर जाएगा। समझ गए। पहला नंबर कहाँ से होगा, पहला नंबर होगा जो विक्रेता है उनके नाम से हो सकता है, ठीक है। दूसरा हुआ जो विक्रेता के पूर्वज के नाम से होगा, विक्रेता के पूर्वज के नाम से। और तीसरा हो गया जो केवाला आपके चौथा कॉलम में जिक्र कीजिएगा, अगर इन्होंने आपको जो बेचा है वो उन्होंने किसी और से खरीदा है तो उनके नाम से केवाला होगा। तो इस तरह से आपको क्या होगा, जो नया नंबर और खाता नंबर मिल जाएगा। समझ गए। जहां आपको थोड़ा सा भी लगे जो समझने में कोई दिक्कत है तो वहां आपको वीडियो को बैक करके पुनः धीरे से आराम से देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो मान लीजिए इसमें आपका 989 खेसरा हुआ, ठीक। अब इसका नया खेसरा मान लीजिए बना है 5, ठीक है। इसका नया खेसरा बना है 5 और ये बना आपका 989, इसका नया नंबर, ठीक। अब ये तो साबित हो गया, लेकिन जब आप अप्लाई कीजिएगा तो उनको कैसे पता चलेगा, जो इसका वेरीफाई करेगा उनको कैसे पता चलेगा, जो भाई जो हम ये पेपर अपलोड किए हैं, जो हम पेपर अपलोड किए हैं ये पुराना उन्हीं के नाम से ये केवाला, और ये जो नंबर पुराना है उन्हीं से नया नंबर बना है। इसके लिए आप क्या कीजिए, जो अमीन साहब को पकड़ लीजिए और नया और पुराना दोनों नक्शा का ट्रेस बना के, नक्शा एक ट्रेस करेगा और नक्शा ट्रेस करके एक रिपोर्ट तैयार कर लेगा जो भाई 1260 से ही 989 नया खेसरा बना है। ये नक्शा पे ट्रेस करेगा, प्रॉपर ढंग के एक रिपोर्ट तैयार कर देगा, ठीक। यहाँ तक तो क्लियर है, यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ आसानी से समझ में आ रहा है। तो दोस्तों अभी तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसका मतलब है जो वीडियो देखने में आपको अच्छा लग रहा है, इसके बारे में आपको दिलचस्पी है। तो अभी तक आप देख रहे हैं तो एक लाइक कर दीजिए, वीडियो और अच्छा लग रहा है तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। उसके बाद अगर चैनल पे पहली बार हैं, ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। तो यहाँ तक तो हो गया 3 पेपर, ठीक। अब चौथा देखिए, सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे मिस करता है वो देखिए। अब मान लीजिए आपको विक्रेता का नाम हुआ यहाँ राम, ठीक है। विक्रेता का कुछ भी नाम मानते, हम उदाहरण के तौर पे समझा रहे हैं, जो ए है, ठीक है। विक्रेता का नाम ए है, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये जो 989 है ये इनके नाम से नहीं है, इन्होंने भी ज़मीन खरीदा किसी और से। मान लीजिए इन्होंने भी ज़मीन, जब आप चौथा कॉलम केवाला का जो चौथा कॉलम चेक किए
तो ये ज़मीन खरीदा बी से, ठीक है, और आप हो गए सी, ठीक। अब अगर यहाँ पे देखिए 3 नाम है ना, सबसे पहले ये इनसे आप खरीदे, इनसे आप खरीदे, और ये जो है ये खरीदे सी से, ठीक। अब आप खरीदे ए से और ए का भी खतियानी ज़मीन नहीं है, ये खरीदा बी से। अब इस स्थिति में देखिए क्या होगा, अगर यहाँ पे ये जो बी है ये दाखिल खारिज करवा लिया होगा, ये दाखिल खारिज बी से आप खरीदे हैं, तो सबसे पहले देखिए अगर यहाँ पे बी नहीं, यहाँ पे अगर ये ए दाखिल खारिज करवा लिया है, ए से जो आप केवाला लिए उसका ये दाखिल खारिज करवा लिया है, दाखिल खारिज करवा लिया है, दाखिल खारिज अगर करवा लिया है, तब आपको इसका जमाबंदी नंबर चाहिए। ध्यान से सोच देखिए बात को, जमीन आप खरीदे इनसे, लेकिन इनका भी खतियानी जमीन नहीं था, ये खरीदा जमीन इनसे, ठीक, बी से। अगर ये दाखिल खारिज करवा लिए हैं तब तो आपका यहाँ पे ए का जमाबंदी नंबर लगेगा। ए का जमाबंदी नंबर क्या लगेगा? ए का जमाबंदी नंबर, ठीक। अगर मान लीजिए ये दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, डायरेक्ट ये इनका ज़मीन है, इनके नाम से जमाबंदी है, और ये दाखिल खारिज नहीं करवाए, ये आपको बेच दिया, तब क्या लगेगा? बी का, इसका बी का जमाबंदी नंबर, बी का जमाबंदी नंबर, और साथ ही साथ इन्होंने जो इसको केवाला किया था, इस केवाला का फोटोकॉपी इसमें मेंशन होगा। समझ में आ रहा है? इन्होंने दाखिल खारिज नहीं करवाया तो इसका दाखिल, अगर ये दाखिल खारिज करवाए तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनका ही दाखिल खारिज लेके अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें से डायरेक्ट आपका कट जाएगा। अभी मान लीजिए ए जब दाखिल खारिज नहीं करवाया है तो अभी ऑलरेडी ज़मीन का रेंट बी ही भर रहा है, तो इस स्थिति में आपको बी का जमाबंदी नंबर लगेगा, लेकिन बी से ए के पास कैसे आया इसका पेपर चाहिए। यानी क्या चाहिए? इसका पेपर। आपको ये तो केवाला से ही हुआ होगा, तो इसका केवाला का छाया प्रति आपको यहाँ पे देना होगा, ठीक। दूसरी, पहला बात ये हो गया। दूसरी बात आप समझिए, मान लीजिए इस स्थिति में जो ये बी के नाम से जमाबंदी, बी के नाम से जमाबंदी है, बी के नाम से खतियान है, खतियान किसी के नाम से भी रहे, मान लीजिए बी के नाम से जमाबंदी है, ठीक है, बी के नाम से जमाबंदी है। अब इनका कोई पूर्वज जो है, मान लीजिए इनका जो कोई वंशज है एफ, इन्होंने ज़मीन बेचा, इन्होंने ज़मीन बेचा। अब इनके नाम से तो जमाबंदी नहीं है, ज़मीन जमाबंदी तो है इनके नाम से। तब यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भाई इससे जो इसका वंश निर्धारित करे, इसका संबंध स्थापित करे, ये एक पेपर आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो ये पेपर कौन लगेगा? कौन सा लगेगा? वंशावली। अगर जमाबंदीदार जीवित है तब तो ठीक है, तो जमाबंदीदार अगर जीवित है तब तो ठीक है। अगर वंशावली जमीन जो विक्रेता जमाबंदीदार जीवित नहीं है तब आपको इनका वंशावली देना होगा, ठीक। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। वंशावली कैसे बनाया जाता है तो आप लोगों को पता ही होगा। जो जिनके नाम से ज़मीन या जमाबंदी शुरू होता है, इसका भी हम एक आपको उदाहरण दे देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं थोड़ा यहाँ पे। अब देखिए वंशावली कैसे बनाया जाता है, यहाँ पे भी आप देख लीजिए ताकि आपको आसानी हो। मान लीजिए ए के नाम से ज़मीन है, अगर ये जीवित है तब तो इसमें वंशावली का कोई जीवित नहीं, जरूरी नहीं है। मान लीजिए ये डेथ कर गए हैं, मर गए हैं, तो यहाँ पे ए के आगे स्वर्गीय, लेकिन इनका जितना लड़का है उतना लड़का दे दीजिए। मान लीजिए 2 लड़का हुआ, इसका एम और एन, ठीक है। तो चला, अब दोनों मान लीजिए डेथ कर चुके हैं, तो इनका भी मान लीजिए 2 लड़का हुआ, ठीक, के एल, इसका मान लीजिए 1 लड़का हुआ टी, ठीक है। अब इसमें देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक ये एल जो है डेथ कर चुका है, ठीक। अब ये दोनों जीवित है, ये दोनों जीवित है, तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा। अब ये डेथ कर चुके हैं तो इनका जितना होगा, मान लीजिए इनका 3 लड़का हुआ, तो यहाँ पे लिख देंगे पी क्यू आर। यानी मतलब क्या हुआ, इस तरह से वंशावली बनाया जाता है। मतलब ये हुआ, जो आप जहाँ से ज़मीन का पेपर शुरू हुआ है वहाँ से शुरू कीजिए, वहाँ से जिस तरह से जितना जिसका लड़का बच्चा जैसे जैसे आया है वैसे वैसे देते आइए। जहाँ पे आके रुक जाए, जहाँ पे आके आपको लग रहा है, जहाँ पे आके जो एक भी जीवित आदमी मिल जाए वहाँ पे आके वंशावली रोक दीजिए, क्योंकि जीवित आगे आदमी के आगे के बाद वंशावली नहीं बढ़ेगा।
ठीक, समझ में आया। जो जहाँ से जिनके नाम से पेपर शुरू है, जमाबंदी शुरू है, उनके नाम से शुरू कीजिए। और जहाँ पे आके एक जीवित आदमी, जैसे यहाँ पे ये दोनों जीवित मिल गए तो यहाँ पे हम छोड़ दिए, ये डेड कर चुके हैं तो इनको हम बढ़ा दिया। अब इसमें से भी कोई तीनों जीवित है तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर से आगे बढ़ जाएगा। ठीक, क्लियर है। तो ये तो हो गया आपको बेचने वाले की स्थिति में, आप समझ गए होंगे। अब मान लीजिए जो आप खरीदार आप सी हैं, ठीक है, अब ये डेट कर चुके हैं, ठीक, ये डेट कर चुके हैं। अब इनका 3 लड़का है, ठीक, 3 लड़का है, 3 लड़का मान लीजिए EFG। अब इनका 3 लड़का, अब ये डेट कर चुके हैं। तो इस स्थिति में कैसे होगा दाखिल खारिज? तो केवल इनके नाम से है तो अप्लाई इनके नाम से कर दीजिएगा। ये गलत है, इनके नाम से नहीं कीजिएगा। आप ये भी एक वंशावली बनाइए EFG का, जो भाई इनका ही लड़का है, इनका ही वंश का है, और साथ में इनका डेथ सर्टिफिकेट है वो लगा के इन तीनों के नाम से अप्लाई कीजिए, तो आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। अगर इन तीनों सम्मिलित अगर अप्लाई कीजिएगा, ज्वाइंट, तीनों के नाम, तीनों का संपत्ति, तीनों का परिवार अगर ज्वाइंट है तो ठीक है, इनके नाम से अप्लाई कर दीजिए। अगर ये भी तीनों बंटवारा करना चाहते हैं तो तीनों का आपसी बंटवारा शेड्यूल कैसे बनाया जाता है? आपसी बंटवारा करके, जैसे हम एक उदाहरण देते हैं, ये अभी 100 रुपया के स्टाम्प पे होता है, ठीक है, 100 रुपये के स्टाम्प पे लीगल बंटवारा हो जाता है। तो मान लीजिए ये एक प्लॉट है, ठीक है, आप कैसे बंटवारा कीजिएगा हम ये भी आपको बता देते हैं। अब मान लीजिए ये मर गए हैं, सबसे पहले क्या कीजिए, जो आप इस प्लॉट का चारों चौहद्दी जो लिख लीजिए। मान लीजिए इसके उत्तर में है राम, सॉरी नाम नहीं लिख सकते हैं, मान लीजिए इसके उत्तर में है T, दक्षिण में है S, पूरब में है Z और पश्चिम में है Y। ये हो गया आपका पूरा प्लॉट का चौहद्दी। इसमें अलग अलग करके कैसे दीजिएगा ये समझ लेते हैं। मान लीजिए ये आपको ज़मीन जो है ये 15 डिसमल ज़मीन है, ठीक। अब बांटना है हमको एक उत्तर एक दक्षिण, तो जाहिर सी बात है इसमें 3 कॉलम बना दीजिए। 15 डिसमल ज़मीन है तो 3 पार्ट में बटेगा, तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 5 डिसमल करके तीनों का बटा। अब जिस स्थिति में जो जा रहा है, जिसमें जिसका, मान लीजिए ये F का हुआ, ये E का हो गया, ये F का हुआ, ये G का हुआ, ठीक। अब इस तरह से बना लीजिए और इसका चौहद्दी में जो लिखिएगा, अगर आप लोग को शेड्यूल कैसे लिखा जाता है ये सब का अगर चाहिए तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 77 64 09 48 42। इसका हम भेज देंगे, जो हम लोग कैसे बनाते हैं उसके हिसाब से आप खुद भी बना सकते हैं। तो इसका जो चौहद्दी मान लीजिए यहाँ पे F का जो चौहद्दी होगा, F का चौहद्दी हो जाएगा। उत्तर में क्या होगा, उत्तर में अब F, ये F का उत्तर में हो जाएगा E, तो E लिख दिए। दक्षिण में हो जाएगा ये वाला G, तो दक्षिण में G। अब इसका पूरब है, पूरब Z और पश्चिम है Y। तो इस तरह से इसका चौहद्दी हो जाएगा। मान लीजिए इसका E का लिखना है तो ये E के उत्तर में है T, ऊपर वाला उत्तर में है T, दक्षिण में है F, पूरब में है Z, पश्चिम में Y। तो इस तरह से अगर अप्लाई कीजिएगा तो 100% आपका दाखिल खारिज हो जाएगा। इसमें से अगर कोई भी पेपर कम हुआ तो आपका दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो हम अब आशा करते हैं जो इस वीडियो में के माध्यम से जो भी जानकारी आपको दिया गया है, इसमें पुराना से पुराना के हवाला का भी आप लोग आसानी से दाखिल खारिज करवा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी प्रोसेस को छोड़े तो आपका दाखिल खारिज जो अप्लाई कीजिएगा वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ किसी और को भी ये जानकारी मिल जाए। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि इस चैनल पे हमेशा यही सब रिलेटेड ज़मीन नापी संबंधित ये सब जितना ही होता है यही सब वीडियो डाला जाता है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।